बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ऐलान करदा रकम के बारे में वजाहत दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पंजाब में नंबर गेम पूरे होने का दावा ड्रामा है, पंजाब हमारे पास आ चुका है। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, कल की निशस्त में जो आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली रकम के हवाले से कुछ अहम बातें की, उसी हवाले से आज सागदार साहब ने भी उसकी वजाहत की। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो प्ले करते हैं, वापस आके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। प्ले कीजिएगा। जिस रकम का ऐलान जेनेवा से हुआ है, इसमें 90% तकरीबन 90% कर्जा है। 10.5 में से हम अगर सिर्फ इमदाद देखें, जो हमें मदद मिली है तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की मिली है। ये सॉफ्ट लोन्स हैं। 1.1 बिलियन की सिर्फ हमें एड मिली है, बाकी लोन्स हैं। किन शराइत पे हमें दिए जा रहे हैं, वापस करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये अभी वाज़े नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपली ग्रांट्स और मदद को लें तो वो 1.1 अरब है, बाकी कर्जे हैं। जो आपका सवाल है इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन्स फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है ऑलरेडी। तो उसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। तो इनका अगर आप कंबाइन करेंगे तो इट क्रॉसेज 8 बिलियन। द रेस्ट इज अबाउट डोनेशन। सऊदी डेवलपमेंट बैंक में जानबूझ के नहीं लेला वरना ये 9 हो जाए, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। उन्होंने 1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। जी सर, सागदार साहब ने भी यही बात की कि आसान शराइत पे ये कर्जा है जो नहीं, बात कर कर्जा हमने लिया है तो हमें तो मदद चाहिए थी। असल इमदाद बात यह चाहिए है थी। कि ये जो बात पहले की गई कि जी गैबी मदद आ गई, अब देखें हम एक इस मरहले पे मेरा ख्याल है कि हमें संजीदगी से काम लेना सर, चाहिए बतौर एक रियासत, बजाय इसके कि हम अपनी तज़ीक बनाएं कि गैबी मदद आ गई और ये हो गया और हो गया। हमें 90% कर्जा मिला है इस जी रकम में से, और वो 9 कुछ है, 9.5 अरब है शायद, ये जो भी। और बाकी जो है वो सारा का सारा जो है वो कर्जा है जो हमने उनको वापस करना है। वो 10 साल में करें, 15 साल में करें, कम शराइत पे करें, सब करें, लेकिन वो कर्जा है। सर। अच्छा, इस पे मजीद बात करने के लिए जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं इश्यूज को। मईशत पे गहरी नजर रखते हैं, माहिर माशियात भी हैं, लिखते भी। आज न्यूज़ में इनका बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है, उनको फाइनेंशियल टाइम्स में भी पढ़ते हैं, दुनिया भर में ये इनके मज़ामीन शाये होते हैं। गहरी नजर है मईशत पे। फरहान बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फरहान बुखारी साहब, ये मुझे पहले तो जरा ये बताएं कि ये जो गैबी मदद की बात हो रही थी कि 10 अरब आ गए और ये हो गया, वो तो 9.5 है, और उसमें से भी 90% कर्ज है। यानी वो, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि दुरुस्त कह रहे हैं बल्कि ये कई बातें तो यहाँ पे मफरूजों पे हो रही हैं और समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये यानी मुश्किल तरीन एक मोड़ पे हम खड़े हुए हैं, खासतौर पे जो गुज़िश्ता चंद महीनों में तबाही हुई है। और इस मौके पे भी स्टेटमेंट ऐसी सुनने को मिलती हैं जिनका एक बड़ा वाज़ेह सियासी पहलू है। तो सियासत को क्या एक तरफ रख के, और वो जो इस्तेलाह अंग्रेजी में होती है कि कॉल स्पेड स्पेड, यानी ये कि एक वाज़ेह तौर पे एक बात पाकिस्तानी अवाम को बताई जाए, वो नजर नहीं आती। नहीं, मुझे ये बताएं जरा फरहान बुखारी साहब कि यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर है उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए, डॉलरों की बारिश। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं। यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? मतलब क्यों नहीं कहते कि हमने कर्जा लिया है और मजीद कर्जा ले लिया हमने? ये डॉक्टर साहब, सीधी। आपने एक बहुत अहम सवाल, बहुत अहम नुक्ता उठाया है। उसके उसके बाद उसके अलावा एक और नुक्ते पे भी बात होनी चाहिए जिससे अभी तक जवाब नहीं मिला। जी। और वो ये है कि ये जो रकम जो जिनीवा में कमिट हुई है, इसमें से कितना हिस्सा ऐसी रकम का है जो कि आइंदा चंद सालों में बैन अवी इदारों ने पाकिस्तान को दूसरी यानी शोबों में या दूसरी मदों में देनी थी। तो वो उसकी रीओरिएंटेशन हुई है कि ये किसी और शोबे से निकाल कर, और वो अब ये सैलाब जदगान की रीसेटलमेंट के लिए ये रकम मुख्तस की जा रही है। ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर हमें जवाब मिलना चाहिए कि आया ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ये इतलात हैं कि पैसा पाइपलाइन में था।
ये कोई ये नहीं हुआ कि इसाक डार साहब या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की वजह से बैरूनी दुनिया ने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये बहुत खतीर एक रकम आ रही है। कुछ रकम इसमें से ऐसी है जो कि वैसे ही आनी थी दूसरी शोबों। नहीं, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ फरहान बुखारी साहब, हमने कर्जा ले लिया और ठीक है कम सूद पे होगा, आसान शरम 5 साल 10 साल 2 साल जो भी होगा, वो डार साहब ने कहा मुझे भी क्लियर नहीं है अभी, लेकिन हमने कर्जा लिया है, ये क्यों नहीं बता रहे हम लोगों को? हम कह रहे हैं मदद मिल गई, लोग खुश हो रहे हैं, हम यानी इसकी वजाहत करें। क्या मतलब उनको समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही, 22 करोड़ लोग पागल हो गए, दुनिया पागल हो गई, क्या हो क्या? मतलब ये बात सीधी सी अगर कर देते हैं, और अभी आईएमएफ के साथ शराइत अलग है, वो अलग हमने उनके साथ सख्त शराइत के ऊपर कर्जा लेना है, और अगर मेरा ख्याल है वो कर्जा होगा आईएमएफ वाला, तो ये बैंकिंग सेक्टर ये जितने हैं जो मालियाती अदारे हैं फिर आपको पैसे देंगे जब आप आईएमएफ से कर लेंगे मुआहदा। दुरुस्त कह रहा हूं? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि मेरी इतला तो ये है कि आईएमएफ के हवाले से हमारे मशरिक़ वस्ता में जो मुसलमान ममालिक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आप आईएमएफ के साथ जाके अपने मामलात पहले तय करें और उसके बाद फिर हम आपकी मदद करेंगे। देखिए कितने दिन हो गए डार साहब ने जब ये फरमाया था कि सऊदी अरब और चीन से पैसा आने वाला है और पैसा आ जाएगा, और एक उन्होंने कोई फिगर भी कोट किया था, अभी तक तो वो पैसा आया नहीं। तो मामला आखिर में जाके आईएमएफ पे टिकता है, क्योंकि सारी दुनिया में तासुर फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी है कि ये हुकूमत एक इलेक्शन ईयर में ऐसे फैसलों से बचना चाह रही है जिन फैसलों के नतीजे में इनका वोट बैंक मजीद खराब हो। ये सारा का सारा मामला वहाँ पे सियासी हो जाता है। तो अगर ये वोट बैंक से बचने वाले फैसले हैं तो फिर तो हमारी मईशत की जो थोड़ी बहुत इस्लाह अगर हम हो भी सकती है वो भी नहीं होगी। तो फिर लोग वो जो एक इस्तेलाह अंग्रेजी की है बॉटमलेस पिट, कि एक कुआं है जिसमें पैसे आप डालते जाएं उसकी तय का किसी को पता नहीं, फिर वही सूरत हाल है ना। जब तक के मुश्किल फैसले नहीं होंगे तो वो होगा कि उसी तरह पैसा जो है आप एक कुएं में डालते रहेंगे और पैसा जो है वो नीचे गायब होता रहेगा। इस तरह तो कोई आपको पैसा इस वक्त देने को तैयार नहीं है। अच्छा, और यानी हमें इसका मतलब है कि हमें जो पैसा मिला है या जब भी आएगा, वो भी आएगा 2 महीने 4 में जब भी, तो वो तकरीबन $1 अरब मिले टोटल यानी मदद हमारी कितनी हुई है कर्जे से हटके? जो अभी तक जो आदाद शुमार हैं इस वक्त मेरे पास सामने तो नहीं है, लेकिन ये मुझे इल्म है कि जो हमारे रिजर्व यानी सरकारी रिजर्व जो जून में तकरीबन $10 अरब थे, अब उससे आधे से भी कम हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जेनीवा से हम कितने पैसे लाए हैं अभी तक, यानी बाकी तो कर्जा है ना वो तो। नहीं, जेनीवा से तो कोई पैसे नहीं आए ना जी। अभी एक दिन तो हुआ है, सोमवार को वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और $1 अरब का भी जो अंदिया में मिला है, या $1.1 अरब का जिसका जिक्र आपने अपनी इंट्रो में किया था, उसकी शरायत का भी हमें नहीं पता। और ये देखिए ना, ये एक अजीब मामला है कि इसाक डार ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया लेकिन वो शरायत के बारे में नहीं बता रहे। मतलब या तो ये कि वजारत खजाना की नाअहली है कि आपने। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो पैसे हैं ये सारे उस वक्त मिलेंगे क्योंकि मालियाती अदारे हैं, ये पैसे उस वक्त आगे बढ़ेगी बात जब आईएमएफ से मुआहदा हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मालियाती जी। इसके दो पहलू हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये जो वर्ल्ड बैंक और बाकी जो मालियाती इदारे हैं जिनका तकरीबन $8 अरब तक की रकम है, ये रकम फौरी नहीं आ रही। तो इसके बारे में आमतौर पे ये ख्याल है कि ये रकम जब आएगी उस वक्त तक पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम चल चुका होगा, और आईएमएफ का प्रोग्राम सिर्फ तब चलेगा जबकि आप इंतहाई कड़ी शराइत तस्लीम करेंगे। अब आज इतला ये है कि गालिबन गौर किया जा रहा है कि गैस की जो कीमत है, निर्ख है, उसमें 70% से ज्यादा इजाफा किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी जंप होगी। और कुछ लोग फरहान बुखारी साहब 1 जुलाई से, यानी जो लोगों ने बिल दे दिए हुए हैं अपने जुलाई 2022, वो उनके वहां से इजाफा शुरू होगा, तो लोग तो अपने बिल वगैरह दे के बैठे हुए हैं सुकून से। तो वो एरियाज आएंगे अभी अगले बिलों में, आप बेफिक्र रहें, एरियाज आएंगे और बहुत लंबे चौड़े एरियाज आएंगे। उसके अलावा 23 जनवरी को एक और भी वाकया होने चला है। 23 जनवरी को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। अफरात ज़र की शरह मुल्क में एक उरूज पे है, तकरीबन 30% है, और स्टेट बैंक के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है। और मेरी इतला ये है कि आईएमएफ का भी डिमांड ये है कि जो 16%
इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में काफ़ी नहीं है, इससे शरह सूद को मजीद बढ़ाया जाए। तो मार्केट में तो ये इतला है कि कम से कम 1% या इससे ज़्यादा शरह सूद बढ़ाई जा सकती है। उससे क्या होगा? उससे आम लोगों के ऊपर क्या होगा? आम लोगों के लिए फिर जाहिर है बढ़ेगी, बोरोइंग कॉस्ट में मजीद इजाफा होगा, कारोबार आपके वैसे ही स्लो डाउन हुए हैं वो मजीद स्लो डाउन होंगे, क्योंकि बैंक से जो भी कारोबारी हल्के पैसे लेके अपना कारोबार में लगाते हैं, कारोबार चलाते हैं, उनके लिए अच्छा वो अभी IMF का होना। अच्छा ये डॉक्टर साहब अगर कहते थे ना ये बात, तो मेरे ख्याल में बड़ी आसान थी हमारे लिए बात समझना। मुझे एक बात और बताइएगा फरहान बुखारी साहब, ये डॉक्टर साहब हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 4.5 अरब हैं गालिबन, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो 10 अरब हैं, ये क्या चक्कर है? ये बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे लोगों को फिर याद हो गया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में 1998 में क्या हुआ था। करीबन 10 या 11 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे जो कि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो उसके बाद वो फ्रीज कर दिए गए और वो लोगों को उसका मुतबादिल रुपए में मिला था, क्योंकि वो सारे का सारा पैसा जो है हुकूमत बोरो कर चुकी थी। अब ये डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है तो इससे शुकूक शुबहात एक दफ़ा फिर बढ़ गए हैं कि गालिबन हुकूमत इरादा ये रखती है कि वो जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं, पैसे जो डिपॉजिट हुए हैं उनमें से भी बोरो करना शुरू कर दे। हालांकि मेरी इतला ये भी है कि IMF की कड़ी शराइत में से एक शर्त ये भी है कि हुकूमत वहां से बोरो नहीं करेगी, लेकिन आगे क्या होता है खुदा बेहतर जानता है। नहीं 10, अच्छा आप कह रहे हैं नहीं, डॉक्टर साहब ने आज दोबारा कहा कि नहीं 4.5 अरब नहीं है 10 अरब है हमारे और डॉलर्स हैं। वो बात मोड़ तोड़ के बयान कर रहे हैं और हकीकत तो ये है कि जो 5.5 अरब डॉलर है इससे हुकूमत पाकिस्तान का ना तो कोई ताल्लुक है, ना हुकूमत पाकिस्तान को हक है कि इसके ऊपर अपनी ये अवाम का, ये पब्लिक ने रखा हुआ है पैसा। अच्छा ये पब्लिक का प्राइवेट और उसमें से भी, लेकिन मेरी इतला ये कि उसमें से स्टेट बैंक ले चुका है कुछ उधार, या आपके पास क्या पता नहीं क्या इतला? मेरे पास जो इतला है वो ये है कि अभी तक उसमें से स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान ने या स्टेट बैंक ने उसमें से कुछ बोरो नहीं किया। गो के जैसे ही ये ज़खायर कम होते जा रहे हैं स्टेट बैंक के, तो ये खदशा तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी कर्जों की पेमेंट्स अभी बाकी हैं। अच्छा तो यानी हमें कुछ भी नहीं यानी ये समझे कि तकरीबन कोई मदद नहीं मिली, जो भी मिला है वो कर्जा मिला है, यानी तकरीबन, और 1 अरब के करीब मिला है जो वादा हुआ है कैश का, ऐसे ही है ना? डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, आपका इतना लंबा एक सफर रहा है पेशा सहाफत में, मैंने भी ये देखा है पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में अदवार में हमने देखा है कि मकरूज मजीद होते हैं और उस पर खुशियां मनाते हैं, वही खुशियों का सिलसिला आज फिर देखने को मिला है। इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? फरहान बुखारी साहब एक आखिरी आपसे बात करूं, ये शहबाज राना साहब की स्टोरी आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी ये है कि स्टेट ओन कंपनियां जो हैं वो हम मुत्तहदा अरब अमारात को बेचने जा रहे हैं। अगर हम ये स्लाइड दिखा सकें अपने नाजरीन को। अच्छा ये जो स्लाइड है हमारी 21st स्लाइड, ये कह रहे हैं कि जी ये जो दौरा हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का, मेरे लिए तो बड़ी बहुत क्या बात की जाए इस पर, वही कह रहे हैं कि इसमें PTCL समेत दीगर जो कंपनीज हैं हमारे रियासत की वो उनको दी जा रही हैं। अच्छा ये प्राइवेटाइजेशन इनकी पता नहीं कैसे कमीशन ने कुछ किया, फैसला नहीं किया, क्या हुआ, और उसमें वो कभी सुई सदन का भी नाम है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गालिबन लिस्ट में है, पता नहीं बिग वंस हैं, OGDCL, पता नहीं इनमें से कौन सी कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक अजीब सी खबर है कि स्टेट ओन्ड कंपनीज हम एक्चुअली उनको देने के लिए ये दौरा हो रहा है, हम उनको फरोख्त कर दें। PTCL तो है ही, यानी उसकी मिल्कियत इस वक्त तो है ही इत्तसालात के हाथ में, उसके शेयर का जो एक हिस्सा पाकिस्तानी हुकूमत के पास है, ये बड़े अरसे से कोशिश हो रही है कि मजीद हुकूमत के पास जो शेयर हैं वो किसी इन्वेस्टर को फरोख्त किए जा सकें, और ये बात माजी में भी हुई है कि अगर ये फरोख्त करने ही हैं तो मुत्तहदा अरब अमारात को ये ऑफर की जाए। अब ये दूसरी जो कंपनीज हैं ये हमें देख के पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये बड़े कई साल से हम सुन रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब अमारात या मशरिक़ वस्ता के
और जो ममालिक हैं, इसमें कतर का भी नाम आया है कि जी इन ममालिक को ये कंपनियां फरोख्त की जाएंगी। लेकिन वही बात है कि जब तक ये नहीं, लेकिन ये फरहान फैसला बुखारी ना हो। साहब, कोई तरीका होता है ना, मतलब लोगों को पता चले उनके अदारे किन शराइत पे जा रहे हैं, कैसे। मतलब है कि हम कह रहे हैं अच्छा जी $2 आ गए, $2 पता चला उनके बदले में, मतलब हमें, मतलब मैं इससे ये हमें बता क्यों नहीं रहे। मतलब मैं इस बात पे परेशान हो रहा हूं कि एक तो होता है ना कि इंसान परेशानी जाहिर करता है, शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, लोग कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है हमारे हुक्मरान, वो कह रहे हैं कि सब अच्छा है। मतलब कैसे वो खुद, मतलब है कि ये खुद फरेबी है, या वो समझ नहीं पा रहे, या वो गलत बात का, ये क्या क्या हुआ है फरहान बुखारी साहब। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए, दौरा करेंगे, बड़ा ताल्लुकात पे गौर होगा और बड़ा अच्छा खैर सगाली, खबर आ रही है कि वहां पे बेचने जा रही हैं कंपनियां। ये क्या चक्कर है। जब ये बेकायदगी या बेकायदा तरीके से ये कोई काम करने की कोशिश की जाती है तो उसका नुकसान होता है। आपको याद होगा कि कराची स्टील मिल का भी मामला प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में गालबन हुआ था कई साल पहले, जबकि कराची स्टील मिल की निजकारी करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान स्टील मिल की, और फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और वो जो कोशिश थी, जो फैसला था, वो नाकाम हुआ था। होता यही है कि जब आप फैसले कर लेते हैं बंद कमरों में और शराइत नहीं लोगों के सामने पेश करते, तो फिर अवामी सतह पे तनकीद होती है, तनकीद से ज्यादा बात बढ़ती है, मुजाहरे तक पहुंच जाती है, और फिर आखिर में लोग अदालतों का रुख करते हैं। तो माजी का तो जो तजुर्बा रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख है, वो यही बताती है कि ये बड़ा एक हाई रिस्क तरीका है। अब ये हुकूमत अगर फिर करने चली है, क्योंकि इस वक्त तो डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, इलेक्शन सर पे हैं, मुश्किल फैसले हो नहीं रहे, और सियासी तौर पे दबाव में हैं, तो फिर जी, ये मिलजुल के जो सूरत हाल फरहान बन बुखारी गई साहब है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हासिले ये जनीवा क्या है, हासिले सारा जो, और बड़ा जबरदस्त ये मौका था पाकिस्तान और इसको क्लाइमेट बड़ी के ऊपर। कामयाबी नहीं, करार दे जा क्लाइमेट के रही है ऊपर हुकूमत की जानिब बहुत से सर। पाकिस्तान का ये जो था, इसको क्लाइमेट के जो डिजास्टर पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया इस पर बहस कर रही है, पेरिस एग्रीमेंट और बाकी साथ, उसके साथ ही हमने अपना ये कर्जे और इमदाद को जोड़ के उस में जो कि एक वो जो कि शहरी इरमान साहबा जो बात करें, उसके साथ डार साहब ने उसको जोड़ दिया, उसको सियासी बना के। और ये जो है मामला अब इस तरह से है कि ये 9.5 अरब या 9.7 अरब में से 90% कर्जा है। और 90% कर्जा उस वक्त मिलेगा बैंकों का जब आईएमएफ से आपका मुआहदा साइन हो जाएगा, जिसके नतीजे में, यानी आप समझें कि वही जितने दिन गुजरते जा रहे हैं तो उतनी ही शराइत। देखिए दूसरे भी देखते हैं कि यार आप कितने डेस्परेट हैं, आप जा रहे हैं बाहर, यहां से पता चल रहा है कि जी हम बड़ा अच्छा दौरा कर रहे हैं बिरादर मुल्क का, पता चल रहा है कि वहां पे बेचने जा अदारे रहे हैं आप। बेचने जा रहे हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। आवाम को इत्मीनान में लें और सियासत को एक तरफ देखिए। हमने तो हमेशा ही बात की कि इसहाक डार साहब की गलती नहीं है, सवाए इसके कि इसहाक डार साहब हकीकत नहीं बयान कर रहे। एक दिन उन्होंने शायद की भी थी कि मुझे इल्म नहीं था कि हालात ऐसे खराब हैं, उस पर तनकीद भी उनकी हुई। लेकिन बात यह है कि जो भी कुछ है उसमें ये रियासत के, देखें अगर ये सूरत हाल हो जाए कि कोई आदमी, कोई शख्स जो है वो मतलब उछल कूद कर रहा हो बहुत ज्यादा, मैं नारे लगा रहा हूं, मैं जनाब ये हो गया वो हो गया, मेरी लॉटरी निकलाई, मेरे ऊपर डॉलरों की बरसात हो रही है और ये हो रहा है, और साथ ही मैं अपने घर का सामान बेच रहा हूं। ये हमारा घर है, ये सरकारी असासे हमने, हमारे लोगों ने बरसा बरस, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे जो मईशत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे नौजवानों ने बरसा बरस के बाद ये असासे बनाए हैं। ये आपके मतलब इनमें से ठीक है कुछ खसारा दे रहे हैं, खराब हैं, मगर ऐसे नहीं कि आप उनको जाके खामोशी से बेच के आ जाएं, क्योंकि दूसरा मुल्क भी वही असासा खरीदेगा ना जिसका फायदा होगा, वो नुकसान घाटे का तो नहीं खरीदेगा। इशू ये है कि आप खामोशी से जाके, जैसे आपने 2 प्लांट्स अभी दे दिए कतर को, यानी आपने सिर्फ इस ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अवाम को खुल के बताना चाहिए। और अभी वो पहाड़ जो आईएमएफ की शराइत का है वो अपनी जगह अलग है, उसके साथ असासे फरोख्त करनी शुरू कर दिए, क्यों? और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी वो 10 अरब आ गए, मुबारक हो, गैबी इमदाद आ गई, अल्लाह का, ये तो कर्जा है सारा, इसमें से एक ठिंगा नहीं आ रहा अभी।
तो और ये मतलब इसको अगर थोड़ा सा लोगों को इत्मीनान में लें, आने वाले दिन कठिन है मईशत के हवाले से। पूरी दुनिया में रिसेशन है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन बताएं तो सही ना, इसको इलेक्शन सियासत की नजर क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए जो एक तकलीफ दे बात है वो ये है कि हम कर्जे को गैबी मदद आ गई, कर्जा मतलब, और वो भी सूद पे कर्जा, यानी जब कहते हैं ना आसान शराइत पे, तो कम सूद पे, तो मैं और उसकी भी शराइत नहीं बताई अभी। बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी नहीं है सर। अब अदम एतमाद के वोट के हवाले से भी इस वक्त पंजाब से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि शायद आज ही फैसला मुतवक्के है, और उसके बाद की आप इस सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब और पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर गेम मुकम्मल है, और उधर से राना शदीद सनाउल्लाह अदम साहब कहते इस्तेकाम हैं पूरे मुल्क में। देखिए ये असल मामला, और दूसरा मामला आपकी सिक्योरिटी का इशू। आज जो है वो काबुल में फिर ब्लास्ट हुआ जी, है वहां पर, बिल्कुल। और फिर वहां पे इंसानी जानें गई हैं। और उससे हट के मैं आपको बताऊं, आपके आसपास एक और महाज भी खुल गया आज उस पड़ोस में, अगर मैं वक्फे के बाद उस पर आके बात कर लूंगा। और एक और जंग भी छिड़ती नजर आ रही है, या छिड़ी हुई है, या उसको आप लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहें, जो भी कहें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इस बात के इम्कानात हैं। देखें, अताउल्लाह तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुझे वोट, अगर पंजाब हुकूमत मैंने नहीं ली तो मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। जी, वहां जो फवाद चौधरी साहब और उमाद अजहर साहब और तहरीक इंसाफ, वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास 186 नहीं 187 है, नंबर सेम है। जैसा कि आज अदालती कार्रवाई हुई और कल सुबह तक के लिए वो मुलतवी हुई, कल सुबह 9 बजे शुरू होनी है। तो अदालत ने जो मौजूद जज साहब हैं उन्होंने कहा कि 186 वोट आपको लेने हैं। तो इनके पास गालिबन ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 187 आ गए, और वो लोगों ने लोग नहीं बने। वो कह रहे हैं हम हर सूरत में इनके लोग तोड़ के और हम यहां पर इनकी हुकूमत गिराएंगे। मतलब, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन उनका मुतबादिल वज़ीर आला कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया। हमारे हमजा शहबाज साहब अगर आ जाएं जल्दी से, अभी तक उनकी भी वापसी नहीं हुई सर, वापस सीधा आके लैंड बात करें करेंगे आके वज़ीर आला हो। पंजाब की सूरत हाल पर। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन है। देखिए बाहर इस वक्त शोर शराबा हो रहा है असेंबली में, और बिल पास हो रहे हैं, और जिस वक्त प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो देखते हैं कि वो इत्मीनान का वोट इसी में लिया जाता है कि नहीं। लेकिन दोनों तरफ से जो है बहुत ज़्यादा हंगामा इस वक्त पंजाब असेंबली में हो रहा है। मैं दो तीन बातें बड़ी अहम ऐसी हैं। देखें, भारत के हवाले से कभी हम उनकी इंटरनल पॉलिसी, जियो स्ट्रेटेजिक, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि देखें ये जो ब्राज़ील के अंदर हंगामे हुए हैं, और वहाँ पर जो हंगामों के नतीजे में वहाँ पे ये जो उनके बोल्सोनारो जो कि फ्लोरिडा निकल गए थे इलेक्शन हारने के बाद, जो कि जिनके हवाले से खबर आई कि फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, अब कहा जा रहा है कि वापस आ रहे हैं ब्राज़ील। उनके चाहने वालों ने जो है वो अटैक किया, और अटैक करने के बाद हमें पता है कि डी सिल्वा लोलो जो है उनको एक तरह से वो मतलब है कि हमला था। वो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट को आग लगाने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट हाउस को आग लगाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है वो सदारती महल को, और ये 1 जनवरी को ही वापस जीते हैं। पिछले साल जीते हैं, लेकिन 1 जनवरी को उन्होंने ऑफिस संभाला है। अब इशू ये है कि यहां पर ये ब्राज़ील ब्रिक्स का मेंबर है, ये बात ध्यान में रखें, यानी ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका। लेकिन वहां पर एक और मामला ये हुआ है कि ये मौसूफ जो हैं, जो कि इलेक्शन हार गए हैं, और जिनके चाहने वालों ने ये हमला किया है, बोल्सोनारो के चाहने वालों ने, ये जो 1 तारीख को जब वहां पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जब इन्होंने अपना दफ्तर संभाला 1 जनवरी को, ठीक है, और ये जब डी सिल्वा लुला ने अपना ऑफिस संभाला, तो वहां पर चाइना, रशिया के नायब सदूर, कई मुल्कों के सदूर, कई मुल्कों के वज़राए खारजा, कई मुल्कों से आला वफूद पहुंचे हुए थे। और ये 2016 में जो ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील में, उसके बाद ये सबसे बड़ा इज्तिमा था ब्राज़ील के अंदर। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में दुनिया पहुंची हुई थी। अगर कोई शख्स, कोई मुल्क नहीं था वहां पे, तो इंडिया नहीं था। अच्छा, इंडिया क्यों नहीं था? इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, तो इंडिया क्यों नहीं था? जब चाइना और रशिया के नायब सदूर पहुंच गए, तो फिर इंडिया के जयशंकर उस वक्त ऑस्ट्रिया और वहां पे साइप्रस के अंदर वो जजीरों की सैर कर रहे थे, क्यों नहीं पहुंचा इंडिया? उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से ट्रंप
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये बोल्सोनारो को एक ही तरह के, एक ही कटहरे में तारीख खड़ा करेगी और कर रही है। ये एक ही तरह की पॉपुलिस्ट शख्सियात, ये क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट, ये जो बोल्सोनारो हैं, वो न्यू लिबरिस्ट राइट विंग ट्रंप, ठीक है, और मोदी जो है वो हिंदुत्व। तो ये तीनों, और यहां पर तो इनके जो बड़ी थे वो हार गए इलेक्शन, और इनके यानी मोदी, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, तो वो हार गए, और वो हार गए, और उसकी, और ये हुआ कि जब ये जीते थे तो 2020 में, यानी आप ये देखिए कोविड आ गया था, शुरू हुआ था जनवरी में, तो उस वक्त जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उसमें इनको बुलाया था बोल्सोनारो को, ठीक, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और फिर उसके बाद फरवरी में वहां पे ट्रंप आ गए थे। और इन तीनों की जो शख्सियात हैं, इन देखें हिंदू उस जमाने में क्या लिख रहा है, जो थर्ड स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि जेयर बोल्सोनारो अ टॉपिकल पॉपुलिस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स उस जमाने का ये कह रहा है कि बोल्सोनारो जो है फाइंड्स अनलाइकली अलाइन हिंदू नेशनलिस्ट मोदी, ठीक। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स है, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मोदी साहब के लिए परेशान कुन बात है कि लेफ्ट की साइड जो है वो आ रही है पूरे लातीनी में, ये ठीक है, ये उस जमाने का। उसके बाद हमने पोस्ट लिखा है, रिपब्लिकन डे 2020 चीफ गेस्ट बोल्सोनारो एंड मोदी फ्रेंडशिप शुड हैव अस वरीड, इन दोनों की दोस्तियां हमारे लिए, दुनिया के लिए खौफनाक है। ये जब पहुंचे तो ठीक है। फिर हिंदुत्व ने ये कहा कि ब्राजील प्रेसिडेंट इन्वोक्स रामायण वाइल सीकिंग हाइड्रोक्सीक्लोरीन। अच्छा, मजहब के वाले से हम जाहिर बात नहीं करेंगे ये, लेकिन एवेंजलिस्ट ने तो इन्होंने उस वक्त अजीब सा खत लिखा कि ये जो हिमालय के पहाड़ों से जो है ये हाइड्रोक्सीक्लोरीन आई है, और ये मतलब इसका बहरहाल मजहब से जोड़ दिया था उन्होंने। ये हाइड्रोक्सीक्लोरीन बाद में तो फारिग हो गई थी, इसका तो कोई रोल नहीं था, लेकिन इन्होंने खत भी लिख दिया था। फिर न्यूयॉर्कर ने पूरा मजमून लिखा इस पर, रीडिफाइनिंग पॉपुलिज्म पूरा, कि जी न्यूयॉर्कर में मजमून छपा कि ये ब्राजील, और उसके साथ ही अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें तो कहते हैं कि ये अ पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफर्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जेयर बोल्सोनारो एंड अदर राइट विंग लीडर्स। ये न्यूयॉर्कर में पढ़ने वाला मजमून है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ब्लूमबर्ग ने उस वक्त लिखा कि ब्राजील इलेक्शन रियली सेज अबाउट ग्लोबल ऑथोरिटेरिज्म। तो अब मसला ये है कि ये यहां पर ये जो है ये और गार्डियन ने कल क्या लिखा, गार्डियन ने, बल्कि आज सॉरी, गार्डियन ने लिखा जो 11वीं स्लाइड है कि ब्राजील फेल्ड कू इज पॉइजन फ्लावर ऑफ द ट्रंप बोल्सोनारो सिम्पोसिस। अच्छा, इशू ये है कि ये राइट विंग का एक इत्तेहाद, पॉपुलिस्ट लीडर्स का एक इत्तेहाद बना होता है, ट्रंप, वहां से मोदी और यहां से बोल्सोनारो। ये अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स तो ब्रिक्स प्लस की तरफ जा रहा है ना। चाइना बात कर रहा है कि जिसमें तुर्की को भी लेना है, सऊदी अरेबिया को भी, अल्जीरिया को भी लेना है, कतर को भी लेना है, इसमें और बहुत सारे मुल्कों ने आना है ब्रिक्स प्लस। वहां अब मुझे ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में इजिप्ट ने अप्लाई भी कर दिया है, कई मुल्कों ने अप्लाई कर दिया, तो ये ब्रिक्स के अंदर अब चूंकि लेफ्टिस्ट, यानी इनके लुला के आने के बाद, जो दिसल्वा लुला हैं उनके आने के बाद, तो ये कंप्लीट लेफ्टिस्ट हो गया ब्रिक्स। तो जो राइट विंगर्स थे, यानी इंतहा पसंद कहें या राइट विंग, जो भी, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है कि उसमें कैसे रहेंगे। मोदी का शुमार उन लोगों में होता है, ट्रंप, और ये जो बंदा हार गया वहां पे, ट्रंप भी हारा हुआ है और ये भी हारे हुए हैं मौसूफ, और साथ उनके जो है मोदी वहां पे। अच्छा, अब इंडिया में एक और क्राइसिस पैदा हुई, जो उनका क्राइसिस हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हम इस तरफ हैं और उस तरफ उनका मशरिकी बॉर्डर है। मशरिकी बॉर्डर पे जो उनकी वो 7 सिस्टर स्टेट्स, और अगर हम नक्शा देखें तो 7 सिस्टर स्टेट्स में से जो उनका सबसे बड़ा, जो मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड के जो बॉर्डर्स हैं, तो वो मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी मिलता है, नागालैंड का भी मिलता है, मणिपुर का भी मिलता है, मिजोरम का भी मिलता है। ये बॉर्डर इनके मिलते हैं म्यांमार से। 2 मुल्कों से मिलते हैं, एक बांग्लादेश, नीचे जो कि ग्रीन नजर आ रहा है वो बांग्लादेश है, इसको जरा बड़ा कीजिए, हाँ, जो ग्रीन है ये बांग्लादेश है, जो ब्लू है, लाइट ब्लू या ग्रे, वो म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ क्या लग रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ क्या लग रहा है, बांग्लादेश के साथ आपको यहां से आसाम लग रहा है, ठीक है। और ये लेकिन म्यांमार ने, अब म्यांमार में फौजी जनता है,
और फौजी जनता आई हुई है, और फौजी जनता आने के बाद बहुत से वहां पर जो उनके अगेंस्ट लड़ने वाले लोग हैं वो आ गए, या वहां पर जो भी हालात हैं म्यांमार से वो आ गए हैं इंडिया, और यहां पर आके उन्होंने वो कैंपों में हैं। ठीक। अब जनाब म्यांमार वालों को शक हुआ कि यहां पर जो कैंप हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी में है, मिजोरम के अंदर हैं, और ये इंडिया जो है इस वक्त फंसा हुआ है कि मतलब उस फौजी जनता के साथ बड़े गुडी गुडी हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना और रशिया से ऑयल भी ले रहा है म्यांमार, हथियार भी ले रहा है, उनका सीपैक कह रहा हूं, ये BRI का वो पार्टनर भी है। अब जनाब क्या हुआ है कि म्यांमार के जो जहाज हैं वो इंडिया की हदूद में आए, और इंडिया की हदूद में आने के बाद यहां पे बमबारी करके बम टपका के चले गए वापस, यानी प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक। ये मेरे ख्याल से वहां पर न्यू दिल्ली के अंदर ये थोड़ा सा होगा, प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक। और ये खबर इसकी वजाहत क्या दी? नहीं, उन्होंने वो मार के चले गए। अब ये म्यांमार का जहाज गिरा है अब म्यांमार को मारे हैं, देखिए ना, ये नहीं एक तरह से वो घुस के मार के चले गए। वो कहते घुस के मारेंगे, ओ खुदा का वास्ता, म्यांमार वाले जो हैं वो घुस के मार के चले गए। अब मसला ये है कि ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर जो है ये गार्डियन दे रहा है, और गार्डियन की जो खबर है 13वीं स्लाइड हम दिखा देते हैं, हम ज़ाहिर है के रेफरेंस से बात करते हैं। म्यांमार जनता हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रेबल कैंप सेज विटनेसेस। अभी जनाब गार्डियन ने खबर लगा दी। अब एक तरफ आपकी चाइना है, एक तरफ जो है वो और ये मैं बताऊं कि बांग्लादेश के साथ भी ट्राई जंक्शन है, यानी एक अरुणाचल प्रदेश के साथ एक ट्राई जंक्शन इनका सरहदों का बनता है, सिस्टर स्टेट्स का, वो बांग्लादेश के साथ बनता है। एक अगर नक्शे में देखें आप तो वो बनता है म्यांमार के साथ। म्यांमार के जहाज आए और बम टपका के चले गए। अब मसला ये है सारा कि वो अच्छा ढाका, चूंकि वहां पर जो इनकी जो है ना इशू ये है कि जो राखीन स्टेट है वहां पर भी एक अराकीन आर्मी के नाम से जो AA कहलाती है, वहां पर जो मूवमेंट चल रही है वो बांग्लादेश को इफेक्ट करती है। तो ढाका ट्रिब्यून ने इसको इसी खबर को उठाया। जो 14वीं स्लाइड है वो कह रहे हैं कि म्यांमार जनता हिट्स एथनिक रेबल्स विद एयर स्ट्राइक्स नियर इंडिया बॉर्डर। ये नियर नहीं है, ये गार्डियन की जो खबर है ना, गार्डियन सही कह रहा है, हिट इंडियन टेरिटरी। अब यहां इशू ये आ गया, अब ये जाहिर सी बात है कि ये मेरा ख्याल है कि 5 लोग मर गए। ये जो इशू है इंडियन टेरिटरी के अंदर अटैक होना, ये बात मैं बहुत अरसे से, और ये इसका कोई ताल्लुक जो है वो आप समझें कि पाकिस्तान के साथ नहीं है, इसका कोई ये एक रीजनल इशू ऐसा है जो मैं हमेशा जितने भी दोस्त अहबाब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं उनसे मैं बात हमेशा कहता हूं, तो मैं कहता हूं जी आपको इस तरफ से खतरा कम है और आपको बाकी बॉर्डर से ज्यादा खतरा है। अच्छा, और वो इंडिया के लोग वो समझते हैं, लेकिन वहां नारा बिकता है पाकिस्तान का, जो हमारे में इंडिया का नारा बिकता है ना, ये हम भी मानते हैं इस बात को, हमारे में इंडिया का नारा बिकता है, उनके यहाँ भी पाकिस्तान का, लेकिन उनको असल खतरा पाकिस्तान से, वो चारों तरफ से जो कंटेन हो गए हैं ना, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गए, कंटेन ऑफ चाइना नहीं हुआ। कंटेन ऑफ चाइना कहां से हो गया? पॉलिसी बनाई गई, वो तो SCO इधर उधर पूरी दूर, तो लातीनी अमेरिका तो अफ्रीका में घुसा हुआ चाइना। इशू ये है कि कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो चुका है। नेपाल म्यांमार घुस के मार के चले गए, वो क्या थी 36 इंच की, क्या था वो 36 जो भी था, वो घुस के मार के चले गए, घर में घुस के मारे। अब देखिए ना, ये हम तो इस तरह मजाहन बात कर रहे हैं, लेकिन ये तशवीशनाक बात है, हमें इस बात का दुख है, लेकिन इसको माने, एक ब्रेक ले लेते हैं। माने, जैसे ये नहीं मानते आप अभी तक कि चाइना घुसा हुआ है, इसको माने कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल सर, बिल्कुल ब्रेक बयान दें, बिल्कुल या उनका जहाज गिरे। ठीक है, ठीक है, वापस आके ब्रेक से बात करते हैं डॉक्टर साहब। मजीद नाज़रीन, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका दर्द है हमें, क्या हो रहा है उनके साथ। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, म्यांमार और ब्राज़ील के मामलात और हालात पर बात कर रहे थे, क्या पाकिस्तान पर इसके कोई असरात पड़ने जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो ब्राज़ील वाली बात है ना, वो तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, उसको देखें इंडिया किस तरह टैकल करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो आई है, ये गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद नहीं थी एनीवे, और चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट है। म्यांमार का इशू कॉम्प्लेक्स है, पहले मैंने मजाहन बात की वो सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से इस्तेमाल होती रही। चलो, म्यांमार का इशू ये एक परेशान कौन इशू है और साल से चल रहा है। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं जो अलहदगी पसंद हैं, और वो जो है वो इन रियासतों, लेकिन इशू ये है जो मैंने बात की ना, कि अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि म्यांमार के अंदर एक फौजी जनता है, वो फौजी जनता को पे पाबंदी अमेरिका वगैरह सबने लगाई हुई है, लेकिन वो हालात ऐसे हैं यूक्रेन की जंग के बाद से, आसियान के मीटिंग्स हुई हैं, कम्बोडिया में, हर जगह तो डिस्कस होता रहा है, लेकिन म्यांमार बैक बर्नर पे चला गया।
और इंडिया के चूंकि पड़ोस है तो इंडिया उनके साथ ताल्लुकात खराब भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो चूंकि इतना पावरफुल हो गए कि वो इंडिया के अंदर आए और स्ट्राइक करके वापस चले गए। इशू ये है कि क्यों इंडिया कुछ नहीं कर सकता, एक तो ये कि वो म्यांमार है, और अगर ये वहां करता है तो अलहदगी पसंद सारे उठ गए और वहां पे वो इशू। फिर ये कि रशिया उनको असला भी दे रहा है, और इन्होंने उनके जो फौजी जनता के जो सरबराह हैं उन्होंने मॉस्को को दौरा किया, पुतिन से मिले जी। कुछ अर्सा पहले। फिर ये कि चाइना एक्सेप्ट करता है और चाइना की उनके साथ ट्रेड, तो इस इंडिया जो है उसको अभी देखना है कि श्रीलंका, नेपाल, ये जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पूरा पूरा जो एलएसी ऊपर से स्टार्ट कर दें, ये अक्साई चीन से लेके आप चले जाएं अरुणाचल प्रदेश वहां तक, और फिर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ तो सुकून रहना चाहिए, लेकिन वहां पर इतना बड़ा एक कंटेनमेंट हो चुकी है कि इंडिया के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट। ये म्यांमार वाली चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी पेचीदा है, बड़ा साल से वहां पर, और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ पर जो इशू सारे चल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चाइना इमर्ज होकर आ रहा है, ये कम्युनिस्ट है, इनमें से बहुत से लोग इनको सपोर्ट है, चाइना की सपोर्ट नहीं लेकिन कम्युनिस्ट है, गुरीले, तो असला कहीं से भी आ रहा है, ब्लैक मार्केट ये सारा वो इलाका है। तो अब ये बड़ा इम्तिहान होगा कि ये म्यांमार से कैसे देखें इंडिया, और उसके साथ ही ये ब्रिक्स के अंदर भी, मैंने आपसे कहा ना कि ब्रिक्स के अंदर वो गवर्नमेंट आ गई है जो गवर्नमेंट ट्रंप और मोदी के साथ सूट नहीं कर रही। यानी जब वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट गए वहां 1 जनवरी को, तो वहां पे दी सल्वा लूला ने कहा कि मैं बहुत जल्द बीजिंग आ रहा हूं। अच्छा, ठीक है ना। तो ये ब्रिक्स है ना, अब ये ब्रिक्स यानी बहुत सारे हैं ना दुनिया में अलायंसेस, G20 है, G7 है, नेटो है, अब बहुत सारे क्वाड है सारे, लेकिन ये ब्रिक्स जो बना था ना, ये ब्रिक्स का जो टिल्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यानी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से हट के अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ, खासतौर ब्राजील के अंदर ये गवर्नमेंट आने के बाद चाइना और रशिया की तरफ चला गया है। और देखना ये कि ये मुल्क इसमें घुसते हैं कि नहीं, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कुवैत, इन सब ने एप्लीकेशनें डाली हुई हैं। तो ये एक ऐसा ब्लॉक बना जो अमेरिका नहीं है और जिसमें कोई यूरोप का मुल्क नहीं है, इंडिया इसमें रहता ही नहीं रहता। ये अब इंडिया का इम्तिहान होगा, क्योंकि देखें इंडिया उन मीटिंग में शरीक हुआ लेकिन ब्रिक्स ने काम नहीं किया चाइना के साथ टेंशन खत्म करवाने में। ये हमने बात पहले भी की थी कि ब्रिक्स के समिट्स हो रही है, लेकिन उसमें तो देखना ये है कि अब ये 2 गवर्नमेंट्स अगर ऐसी आ जाती हैं या 3 गवर्नमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं और राइटिस्ट नहीं है, क्योंकि राइट विंग तो वो है ना पॉपुलिस्ट, और ये सारा जो ट्रंप के साथ लोग रिलेट करते हैं मोदी को, और जो इनके साहब बीमारों के पड़े हैं वहां पे, जिनको वापस लाके मेरे ख्याल से अरेस्ट कर लिया जाएगा ब्राजील में, देखना है। लेकिन ये कि वहां पर जो इस वक्त आ रहे हैं असरात पूरी दुनिया में, एक जगह वाकया होता है उसके असरात दूसरी जगह पड़ते हैं। देखते हैं कि पंजाब में आज क्या होता है। सर बेहतर नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। काम बहुत जरूरी है, हमारे काबलिन को चाहिए बैठ के बात। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।